मौका दिया था। श्री अर्जुन मुंडा। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आसन का आभारी हैं कि आसन ने एक ऐसे मंत्रालय विभाग के बारे में आज डिमांड फॉर ग्रांट्स पर चर्चा करने के लिए सदन में प्रस्ताव लाया और इसकी अनुमति दी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातों को प्रारंभ करूं इससे पहले मैं कुछ गंभीर विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ करके वैसे लोगों के बारे में विचार करते हुए कि जिस भावना के साथ देश में संविधान को अंगीकार किया जा रहा है वो सबके लिए ग्राह्य हो और सब उसे आत्मसात करें, और वैसे लोगों को जिन्हें यह समझा गया कि मुख्य धारा में जुड़ने से काफी दूर रह गए हैं, उन्हें ऐसे अवसर जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। समान अवसर भी प्राप्त नहीं कर पाए ऐसे स्थिति में रहने वाले सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक विशेष संवैधानिक प्रावधान के तहत, चाहे उसे अब आरक्षण कहें, चाहे अब उसे संरक्षण कहें, चाहे समान अवसर प्राप्त करने के लिए एक विशेष अवसर देने की बात कहें। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है उपाध्यक्ष महोदय कि ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा होते समय इस सदन में इस विभाग के सिर्फ गृह मंत्री उपस्थित है। मैं इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय कि हम सभी बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों का कि इस देश में सभी लोगों को समान अधिकार है, और उस समान अधिकार को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग जो पीछे छूट गए हैं उन्हें विशेष प्रावधान के तहत समान अवसर प्राप्त हो। लेकिन आज वास्तविक चित्र क्या है हमारे सामने? 60 वर्षों के बाद जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें यह दस्तावेज आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है बड़ा आश्चर्य लगता है कि ना यहाँ जो बात करते हैं कई गंभीर विषयों पर चर्चा होती है, उन जंगलों की बात होती है, वहाँ की गूंज सुनाई देती है। गृह मंत्री बहुत गंभीरता से चर्चा करते हैं, ना गृह मंत्री यहाँ पर है, ना प्रधानमंत्री यहाँ पर है। अब आएंगे भी कि नहीं आएंगे ये अभी कहना बड़ा कठिन है। न सदन के नेता हैं। ऐसी स्थिति में इस गंभीर मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। सेम उपाध्यक्ष महोदय, और इसलिए आप सुनिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, अभी मैं शुरू कर रहा हूं। पता है कितना गंभीर है। उपाध्यक्ष महोदय शांत रहे, सदन को चलने दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए। इसका जो इन्होंने पिछले कई वर्षों में जो आवंटन दिए हैं, जो खर्चे किए हैं, जो उपलब्धियां वो गिनाने वाले हैं, और जिन बातों की हम चर्चा करने वाले हैं ये तो मैं बाद में इस विषय पर आऊंगा। मैं पहले इस विषय पर आता हूं कि कहां आप राजा भोज और कहां गंगू तेली कर रहे हैं। आप 7 लाख करोड़ का बजट इस हाउस में प्रस्तुत किया, प्लान बजट 11 लाख टोटल 11 लाख।
11 लाख करोड़ का, और देश के आपके आंकड़े के अनुसार 8.5% रहने वाले जनजाति आबादी को आपने, जैसे भोजन के समय कुछ चटनी का भी प्रावधान रहता है, उसी तरह 3200 करोड़ आपने प्रावधान किया, और आप अपना पूरा पीठ थपथपाने में कहीं कोई कंजूसी नहीं कर रहे। कहां 11 लाख करोड़ और 8% से अधिक, आपके आंकड़े के अनुसार 8.5% से अधिक रहने वाले आबादी, कम से कम 1% का तो ख्याल रखे। कम से कम कुछ नहीं देते तो कम से कम ये तो कहते कि हमने 1% दिया। आप बताइए कितना परसेंट है इसका। मैं तो इस विषय पर बाद में आऊंगा, लेकिन जो वास्तविक बात है, जो आप कहते हैं कि आपने रिजर्वेशन के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के लिए, जनजातीय लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के लिए आप बहुत चिंता करते हैं, बहुत चिंतित है, व्याकुलता है आपकी परेशानी से। पूरा देश चिंतित है कि कल्याण मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार कितनी चिंतित है। ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से आप कितना बड़ा कार्य करना चाहते हैं, क्या काम करेंगे आप इससे, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करेंगे, कितने जनजातीय लोगों को जोड़ेंगे। और इसलिए ये एक दस्तावेज जो देश के सामने आपने प्रस्तुत किया है, वो एक तरीके से असत्य है, धोखा है। एक तरीके से आपने जनता को बहुत कायदे से किस तरीके से शब्दों से अलंकार करके खुश किया जाए, ऐसे ताना बाना बुन करके कि हम ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से, ट्राइबल मंत्रालय के माध्यम से हम बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। और आपने सूची गिनाया है उसमें, अपने रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेटिक्स है उसमें क्या आपने काम किया है, उसकी कहीं चर्चा नहीं है। सिर्फ ये काम करता है इसकी चर्चा है, इसका आउटकम क्या है इसके बारे में आपका कोई चर्चा नहीं। आपने एनजीओस को दिया, व्हाट इज रिजल्ट, उसका परिणाम क्या आया, परिणाम के बारे में कुछ नहीं आता। आपने अलॉटमेंट दिया आंकड़ों में, ये आंकड़ों की खेती करते हुए आप चाहते हैं कि ट्राइबल का भला हो जाए, और ये आपके सामने कागज बता रहा है। आपने जो उत्तर दिया, आपने जो कहा है समय समय पर आपको 2 तरह से पैसा मिलता है, एक किस हाउस के माध्यम से वोटेड मनी मिलता है, दूसरा चार्ज मनी मिलता है, डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से मिलता है। जो वोटेड मनी है उसका भी अगर हम पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा आपके सामने रखें, ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि किस ढंग से आपने इस विभाग को देखा है, भारत सरकार किस रूप में इस विभाग को देखती है। आपने 2007-8 में बजट प्रावधान किया 1719 करोड़ का, उस 1719 करोड़ में एक्सपेंडिचर आपका 1524 करोड़ हुए, और वो उसमें आपका राशि 200 करोड़ खर्चा नहीं हुआ, 195 करोड़ खर्च नहीं हुआ। 2008-9 में भी आपकी ऐसी ही स्थिति है, 2121 करोड़ में से जो रिवाइज एस्टीमेट में आपने घटा दिया। आप स्थिर होकर के बैठ जाइए, आप थोड़ा बैठ जाइए और सुनने का हौसला रखिए। आपस में बातचीत बैठिए, आप बैठ जाइए, आपस में बातचीत रिकॉर्ड में जाए, मुगल वंश आपस में बातचीत करें, मौका मिलेगा आप बोलिएगा, मैं आ रहा हूँ, ऊपर आ रहा आपको हूँ। मौका मिलेगा तो बोलिएगा। मुगल भी राज करते प्लीज थे। प्लीज अंग्रेजों का डिस्कशन करें बजट का। नहीं, अंग्रेजों का भी करेंगे, उनको 46 में क्या बताएंगे, था? अंग्रेजों का भी करेंगे। अरे हमको शासन छोड़े हुए 6 साल हो गया। उपाध्यक्ष महोदय शासन छोड़े हुए एनडीए को आपस 6 में साल हो बातचीत गए। करना है, प्लीज बैठिए, डिस्कशन बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, प्लीज प्लीज। डिस्कशन का एक लेवल होना चाहिए। पागल हो गया। अभी कल तो आप इधर से हल्ला कर रहे थे, आज उधर चले गए। शुरुआत में ऐसी हालत है तो बाद में क्या प्लीज होगा आपका? प्लीज 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 प्लीज। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से 2008-9 की बात कितना आपको मैं शांत रहे? बताता हूँ। 2008-9 में आपका 315 करोड़ लैप्स कर गए।
2009-10 में तो उससे और ज्यादा दुर्गति, उसका बता दीजिए। 1200 करोड़ लैप्स कर गए। क्या इंटेंशन है आपका, क्या विल पावर है, क्या इच्छा शक्ति है, क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, ट्राइबल को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? यह वास्तविकता आपका। इससे जो यदि हम देश के पूरे बजट को ले और जनजातियों को ले, उनकी आबादी को ले, तो बात कुछ अलग ही कहानी बनती है। और जो आपको मिला है उसकी स्थिति मैं आपको बता दूं, ये जो इसमें भी 1200 करोड़ जो लास्ट में जो लैप्स किया है, वैसे आपने खर्चा दिखाया 2000 करोड़, उसमें भी मुझे पूरी सूचना है कि आप एक साथ 500 करोड़ 2009 का फरवरी में आपने पंप किया, अलॉटमेंट दिखा करके, कि हम आंकड़ों में दिखा सके कि अगला बजट के समय में हमने एक्सपेंडिचर किया है। और इसी तरीके से आप देखें कई वर्षों के बजट प्रावधान के अनुसार खर्च किए गए राशि, तो आपको यही दिखाई देगा। मैं इस वर्ष के बजट पर आता हूं, इससे पहले मैं इन विषयों को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि ये वास्तविक है, ये तो आपका वोटेड मनी है, चार्ज मनी, जो राशि आप किसी भी तरीके से उसका डाइवर्जन नहीं हो सकता है, जिस राशि को आप किसी भी तरीके से वो कंसोलिडेट है, उस राशि को सीधे प्राप्त होता है कि उसका खर्चा आपको सुनिश्चित करना चाहिए। उस राशि का आपका हालत क्या है आप देखें। आंध्र प्रदेश का अलॉटमेंट था 2009-10 में 38 करोड़ रुपया, और आंध्र प्रदेश को आपने दिया 19 करोड़ रुपया, और 19 करोड़ रुपया आपने रिलीज नहीं किया। और दुख की बात है, सुनिए ध्यान से। इसी तरीके से आसाम में जाइए, आसाम में आपने एलोकेशन किया 41 करोड़ रुपया, और उसको आपने 28 करोड़ मात्र दिया, 12 करोड़ उसमें आपने अलॉट नहीं किया। इसी तरीके से आपने 1 करोड़ 60 लाख रुपया आपने दिया गोवा को, और उस गोवा को आपने 1 करोड़ 60 लाख में से चाशनी दिया, कुछ दिया ही नहीं। खुरचन। अब आइए झारखंड के बारे में। ये सुनिए, मैं यदि पहले झारखंड के बारे में बोलता तो शायद आप बोलते झारखंड के हैं इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए मैं आंध्र प्रदेश से शुरू किया। झारखंड में आइए, आपने उसका एलोकेशन किया 81 करोड़ रुपया, और उस 81 करोड़ में से आपने ऐसा किया 0,000,000 में लगा दिया। एक भी रुपया नहीं, एक भी रुपया अलॉटमेंट नहीं, एक भी रुपया आपने नहीं दिया। और आप आइए, राज्य में भी इन्हीं की सरकार थी। आप आइए जम्मू कश्मीर में, बोलने दीजिए, आप एक सदस्य जम्मू कश्मीर में आपने 14 करोड़ का एलोकेशन किया, और उसको मात्र 2 करोड़ रुपया दिया, उसमें से 11 करोड़ आपने लैप्स करा दिया, रिलीज नहीं किया। इसी ढंग से उपाध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश का हम लेते हैं, मध्य प्रदेश में भी आपने टोटल एलोकेशन का 29 करोड़ रुपया लैप्स करा दिया। 29 करोड़ रुपया आपने लैप्स करा दिया, जो वोटेड मनी नहीं है। इसी तरीके से उपाध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र में आपने 51 करोड़ का एलोकेशन दिया, और मात्र उसको 8 करोड़ रुपया दिया। 42 करोड़ रुपया आपने 2009-10 में लैप्स करा दिया। मणिपुर में 10 करोड़ का अलॉटमेंट दिया, वहां आपने मात्र 5 करोड़ रुपया दिया, वहां भी 5 करोड़ 27 लाख रुपया आपका लैप्स हुआ। राजस्थान में 55 करोड़ का एलोकेशन था, जहां आप मात्र 34 करोड़ दिया और 21 करोड़ लैप्स करा दिया। तमिलनाडु की स्थिति वही है, वहां पर भी आपने 3 करोड़ रुपया लैप्स कराया, जहां 4 करोड़ का उनको अलॉटमेंट मिलना था, 1 करोड़ रुपया आपने उसको दिया। उत्तराखंड में 1 करोड़ 32 लाख रुपया मिलना था, वहां भी आपने लैप्स करा दिया। उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 95 लाख देना था, उसको भी 0/000 कर दिया। वेस्ट बंगाल में आपने 30 करोड़ के अलॉटमेंट में, वहां पर भी आपने लैप्स करा। इसमें कोई ऐसा प्रदेश ही नहीं है जहां आप ये कह सकते हैं कि 100% हमने पैसा राज्यों को दिया। ये स्थिति आपकी राज्यवार की है। देश में आप क्या चाहते हैं?
एक तो बजट जो आप हाउस में लेकर के आए इनसफिशिएंट है, वो इनसफिशिएंट है ही है। इसके अलावा जो आपको दिया जा रहा है वो भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है, उसको भी आप खर्च नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले 60 वर्षों में आपने इस बात की चिंता नहीं की कि ट्राइबल डेवलपमेंट कैसे होगा। आपने सिर्फ इस बात की चिंता की कि ट्राइबल का वोट कैसे मिलेगा, और आपने इस बात की चिंता की कि वो जब तक भूखे नंगे गरीब नहीं रहेगा तब तक वो हमें वोट नहीं देगा। आपने वोट की राजनीति की। और आज ये स्थिति आपके सामने है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जिसको देश के संविधान पर विश्वास नहीं है वैसे ताकतों को रोकना चाहिए। वैसे ताकतों के लिए जितना बल प्रयोग कर सकता है भारत सरकार करे, क्योंकि देश के संविधान सबके लिए है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहूंगा कि जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों और कंदराओं में रहने वाले जो लोकेशनल बैकवर्डनेस के शिकार हैं, जिन्होंने प्रकृति के साथ जीना सीखा, प्रकृति को गले लगाए, प्रकृति के साथ जिया, वैसे लोगों के साथ आपने क्या किया? उनकी आवाज को कभी सुनने की कोशिश नहीं की। उसके अंदर जो सीने में दहकते हुए आग है उसको कभी समझने की कोशिश नहीं की। आप सिर्फ चर्चा करते। अब वैसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई नहीं करते, बल्कि उनके साथ आप 5 स्टार में बैठ करके चाय पीते हैं। जिनको संविधान पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं, वो आपके नुमाइंदे बन करके घूमते हैं। और जंगलों में जिसके सीने में आग है, दर्द है, करा है, पीड़ा है, जो छटपटा रहा है अपने दर्दों से, उसको संभालने के बजाय, उसको रोकने के बजाय, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं ये कहूंगा कि भारत सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि वैसे जो हार्डकोर लोग हैं जो संविधान के खिलाफ बात करते हैं, उसके ऊपर में जोरदार ढंग से कार्रवाई होना चाहिए और आदिवासियों को उग्रवादी बनने से रोकना चाहिए। उसके दहकती आग को समझने की कोशिश करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज मैं यहां पर सर्वोच्च सदन में आया हूं, सांसद के रूप में आया हूं। मैं इसके पहले विधायक था, मंत्री था, मुख्यमंत्री था, और आज संसद के रूप में आया हूं। लेकिन मुझे याद है ये बात कि मैंने अपने 4 वर्षों के आयु में अपने पिता को खोया, एक आदिवासी परिवार से। एक आदिवासी परिवार का लड़का हूं। हमने मां का उस दूध को देखा है और मां की उस आंचल को देखा है जिससे संघर्ष की बुनियाद खड़ी होती है। जिस संघर्ष के बल पर आज सर्वोच्च सदन में आपके बीच में कहने का मुझे मौका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के हैसियत से आज इस सदन में मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमें हकीकत को समझने की कोशिश करना चाहिए। जंगल की आवाज को, आज आप वन नीति की चर्चा करते हैं और यह बात करते हैं किसी भी व्यक्ति को, जंगल में रहने वाले, उनको कष्ट होगा। आज आपके पदाधिकारी कहते हैं, वनों में पदस्थापित पदाधिकारी कहते हैं कि जंगल में रहने वाले आदिवासियों को अंग्रेजों ने बसाया। अरे अंग्रेज इस देश में आए थे कि आदिवासी इस देश में आए थे? फॉरेस्ट विलेज है कहते हैं, अपमानित करते हैं। जो प्रकृति के साथ जीता है, प्रकृति के साथ मरता है, फल फूल कंद मूल खा करके जीवित रहता है, जो हमेशा प्रकृति को आलिंगन किया है, कभी भी वो अपनी आवश्यकता के ऊपर लकड़ी नहीं काटता, कभी भी वो नहीं चाहता कि मेरा जंगल बर्बाद हो। जंगलों के पेड़ में जब फल लगते हैं, सबसे पहले वो अपने आराध्य को, पेड़ पौधे को पूछते हुए अनुमति लेता है कि आपके पेड़ से हम फल खाएंगे कि नहीं, और वो पूजा करने के बाद उसकी पद्धति से, विश्वास के साथ कि आपका इस पेड़ से हम फल ले रहे हैं, तब वो ग्रहण करता है उसे। आप ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने इन्हें बसाया? जो जंगल में पैदा हुआ है, जो जंगल में जिया है, जो जंगल में रहा है, जो जंगल का मालिक है, उसको आप कहते हैं फॉरेस्ट नीति के तहत कि फॉरेस्ट विलेज अंग्रेजों ने बसाया। उसके साथ क्रूर मजाक करना छोड़ दीजिए, और जब ये मजाक करना छोड़िएगा तो रास्ता निकलेगा। आज आप
कहते हैं कि जंगल में रहने वाले, ये क्या है? ये लोकेशनल बैकवर्डनेस है। जंगल में रहना कोई पाप नहीं है, पेड़ पौधों के साथ रहना कोई पाप नहीं है। पेड़ पौधों के साथ जीना सीखिए तो ये ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्या पैदा नहीं होगा। ये लगातार आप फार्म हाउस वाले नहीं, कार्बन पैदा करने वाले, लगातार प्रदूषण पैदा करने वाले, आप जीना सीखिए आदिवासियों के साथ, जीना सीखिए जंगलों में रहने वाले लोगों के साथ, पेड़ पौधों के साथ जीना सीखिए। आज फॉरेस्ट एक्ट का क्या गति है? सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। सही ढंग से उसको यही कहा जाता है, जब वो गांव में जाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कहता है कि ये फॉरेस्ट विलेज अंग्रेजों ने बसाया। बताइए, बड़ा आश्चर्य की बात है। जो जंगल में रहा है उसको वे कहते हैं कि आपको तो बसाया गया। इस देश में अंग्रेज शासन करने के लिए आए थे, इस देश में अंग्रेज रूल करने के लिए आए थे। वो रूलर थे, व्यापार करने के लिए आए थे, उसका वाणिज्यिक स्वार्थ था। और वैसे निरीह जनता के साथ आज भी ये व्यवहार अगर हो रहा है तो ये समझना चाहिए कि आज क्या हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय। आज हमारे मंत्री जी भी जाते हैं, गृह मंत्री भी जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, 5 स्टार होटलों में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक ग्लोबल वार्मिंग पर एक कार्यक्रम हुआ, वहां गया, हमें भी आमंत्रित किया गया था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल के साथ क्या हो रहा है? ट्राइबल किस तरीके से जी रहा है? मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूं। आज 5 स्टार होटल में एक कप चाय की कीमत कितना है? 90 रुपया कम से कम होगा, उससे ऊपर ही होगा, फिर क्वालिटी में जाएगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज ममता देवी नहीं है, यहां पर थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड में रेलवे लाइन बिछाई जा रही है और उस रेलवे लाइन की हालत क्या है। एक विडो लेडी है, एक महिला है जिसके नाम है मंगरी देवी। उसका पुश्तैनी जमीन 1 एकड़ 13 डिसमिल जो रेलवे एक्वायर कर रहा है और उनको नोटिस दिया गया है। उस 1 एकड़ 13 डिसमिल के एवज में कि आपका खाता नंबर 45 मौजा चिट्टो, रकबा 1 एकड़ 13 डिसमिल, उसका कुर्सीनामा है और आपको मुआवजा दिया जा रहा है 1 एकड़ 13 डिसमिल के एवज में 1848 रुपया। 1848 रुपया मुआवजा दिया जा रहा है। तो पर डिसमिल उस जमीन का कॉस्ट क्या है? जिसकी पुश्तैनी जमीन, खानदानी जमीन, जिन्होंने मिट्टी से प्यार किया, जिन्होंने जंगलों से प्यार किया, जो प्रकृति से प्यार किया, जो वहां जिया मरा, सारी चीजें किया, उसकी पुश्तैनी जमीन जब लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो उसका मुआवजा कितना है? पर डिसमिल 16 रुपया। एक कप चाय पिला दीजिए उसमें। यह कीमत है आदिवासी जमीनों की। और आप कहते हैं कि हम आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं, लैंड एलिनेशन के लिए आर्टिकल 244 एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने लिखा है कि आर्टिकल 244 के माध्यम से लैंड एलिनेशन को रोका जाएगा। लैंड एलिनेशन वो कर रहे हैं, वो कोई भी ऐसे आदमी कर रहे हैं, ठीक है, नाजायज है, लेकिन सरकार कर रही है तो क्या ये जायज है? सरकार इस ढंग से 16 रुपया डिसमिल जमीन ले रही है। इस मंगरी देवी का खानदान का क्या होगा? इसका भविष्य क्या होगा? और इसका यदि जवान बेटा है तो वो क्या सोचेगा कि मेरे पुश्तैनी जमीन की कीमत 1848 रुपया सरकार ने मुआवजा तय किया है और सरकार रेलवे जमीन के लिए राशि दे रही है। आज ये स्थिति आज न केवल रामगढ़ जिला में बल्कि देश के सभी हिस्सों में, देश के सभी हिस्सों में यह सारी चीजें हो रही है।
बैठिए 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 बैठिए। बैठ जाइए बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। रिकॉर्ड बनाया जाएगा उसे, और किसी का रिकॉर्ड नहीं जाएगा एक्सेप्ट अर्जुन मुंडा। बैठ जाइए बैठ जाइए। आदिवासियों के बारे में बोलने से पहले समझिए आदिवासियों को, यहाँ भाषण देने के लिए मत आइए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सच्ची और कड़वी बातें आपके सामने इसलिए रखने का प्रयास कर रहा हूं कि देश में आज बहुत भारी पैमाने पर खासकर के इन वर्गों में असंतोष है, इन वर्गों में असंतोष है। और जिसके वजह से आज मैं उस दिन सुन रहा था, गृह मंत्री बहुत अच्छे तरीके से सारी बातों को रख रहे थे और ये कह रहे थे कि आज डेवलपमेंट का कार्य बंद है। बंद है, वास्तव में बंद है, कई जगहों में नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब चालू था उस समय क्यों नहीं किया? 60 वर्षों तक यह अवसर क्या आपको नहीं मिला था? 60 वर्षों तक आपने जब शासन किया और उस तक नहीं पहुंचे, पहले तो वो दरवाजा खोल करके आपका स्वागत कर रहा था। अब उनको भड़काया लोगों ने, आपके बुद्धिजीवी लोगों ने, आपके ऐसे लोगों ने भड़काया जो आपके साथ बैठ के चाय पीते हैं, आपके साथ कॉन्फ्रेंस करते हैं, आइडियोलॉजिकल डिस्कस करते हैं, और जिसको आप बढ़ावा देते हैं। इसलिए कई बार चर्चा होती है कि कौन किसको किसका समर्थन कर रहा है, और तब यह स्थिति सामने आती है कि अब उसको किसी भी तरीके से ये चर्चा में नहीं आए इसकी कोशिश करते हैं। तो वैसे जो बुद्धिजीवी जो जिन लोगों के द्वारा आदिवासियों को भड़काया जा रहा है, सबसे पहले उस पर कार्रवाई करिए, वैसे लोगों को करिए। तो आदिवासी सच्चे लड़ाकू हैं। सभापति महोदय, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि 1855 में 1857 में देश की आजादी की लड़ाई प्रारंभ हुई, लेकिन उससे पहले 1855 में आदिवासियों ने संथाल परगना के धरती पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। वो लड़ाई स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई नहीं कहा गया, क्योंकि वो जल जंगल जमीन की लड़ाई थी। वो अपने वासगीत, अपने अधिकारों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, इसलिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में 1855 में महान विद्रोह हुआ, लड़ाई हुआ, और लड़ाई में 30,000 आदिवासी शामिल हुए, हजारों के तादाद में शहीद हुए। सिद्धू कान्हू चांद भैरव शहीद हो गए। उसके बाद की कहानी मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय, कि अंग्रेज के आर्मी चीफ ने, ब्रिटिश आर्मी के चीफ ने, वो अनाल्स ऑफ बंगाल्स में उसकी पूरी चर्चा है कि उन्होंने मूवमेंट ऑर्डर निकाला कि फोर्स को कैसे मूवमेंट होना चाहिए। फोर्स का मूवमेंट करने के लिए उन्होंने ऑर्डर किया, और उस ऑर्डर में एक पैरा यह भी लिखा कि ये पूरा ट्राइबल एरिया है, जंगल इलाका है, पहाड़ है, पर्वत है, यहां जो मिलिट्री का मूवमेंट होगा तो इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत सारी चीजें लिखी, और उसमें यह भी लिखा कि वो पूरा मलेरिया प्रोन एरिया है, इसलिए अपने साथ क्विनिन भी लेते जाइए। 1855 का वो मूवमेंट ऑर्डर में क्विनिन का जिक्र है, और उस क्विनिन से आज भी क्या इन आदिवासियों को मुक्ति मिला है? तो यह आपसे पूछना चाहता हूं कि मलेरिया आज भी मूवमेंट ऑर्डर में वही लिखा जाता है। जब उस मूवमेंट ऑर्डर में 1855 में जिन बातों का जिक्र किया गया, आज भी कहा जाता है। आज आप पूछिए, परसेंटेज लीजिए कि जो आपके फोर्स जाते हैं उसमें से कितना % लोगों को, फोर्स को मलेरिया होता है। तो जब आप मलेरिया से आदिवासियों को मुक्ति नहीं दिला सके, अपने फोर्स को आज भी डायरेक्शन देते हैं ये दवाई ले जाने के लिए, तो आप आदिवासियों के बीच में क्या काम करेंगे? किस तरह का काम करेंगे? आप अपने लिए तो दवा ले जाने की बात करते हैं, उन तक दवा कैसे पहुंचेगी, वो कैसे समाप्त होगा, जंगलों में जो मलेरिया फैली है वो कैसे खत्म होगा, उसका क्या योजना है आपके पास?
आप संवैधानिक आउटकम की चर्चा करते हैं, आर्टिकल 244 में यह चर्चा करते हैं, एक ही नहीं झुलसेगा। किसी गांव में एक घर में आग लगती है तो सिर्फ एक ही घर नहीं जलता, पूरा गांव जल जाता है, और पूरा गांव जलता है तो तहस नहस हो जाता है। तो हमें इस बात को समझने की कोशिश करना चाहिए, और जिस ढंग से जनगणना में हेल्थ सिनेरियो दिखता है, एजुकेशन सिनेरियो दिखता है, जो परिणाम हमारे सामने है, कई रिपोर्ट, कई बार ऐसे कोशिशें हुई है, स्पेशल कमेटियां बनी है, उन कमेटियों के माध्यम से रिपोर्ट आया है, और हम सिर्फ रोना रोए हैं, अपनी व्यवस्था जाहिर किया है। अगर आप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन में ईमानदारी होना चाहिए। वास्तव में आज आपके पास में बैकलॉग है, क्यों? क्योंकि पात्रता आपने तैयार नहीं किया। रिजर्वेशन के नाम से जो पात्रता तैयार करने की जिम्मेदारी उसको आपने पूरा नहीं किया, और जहां पूरा किया वहां आपने ऐसा पॉलिसी कोशिश की कि वो 3 साल तक वैकेंट रहेगा तो फिर हो जाएगा, बाकी फिनिश हो जाएगा, उसको फिर दोबारा देने की जरूरत नहीं होगी, वो उनका जो अवसर है वो समाप्त हो जाएगा। और इसी तरीके से ये बदस्तूर जारी है। पंडित नेहरू जी ने इस देश में जनजातियों की कुछ बातों को समझने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि इस देश में इन्वेस्टमेंट पर उसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, आउटकम पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचशील की नीति पर काम होना चाहिए, इस बात को ध्यान नहीं देना चाहिए कि उस पर खर्चा कितना हुआ, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसको लाभ कितना मिला। आपने उसको कैरी किया? कभी उसकी चर्चा की? हमने तो नेहरू के उन बातों का भी ख्याल नहीं रखा, और आप कहते हैं हम तो खानदानी कांग्रेसी है। आप कहते हैं बड़ा दम भरते, आश्चर्यजनक है। पंचशील की नीति अगर आप सही ढंग से इंप्लीमेंट किए होते तो आज देश की आदिवासियों की ये दुर्दशा नहीं होती, उसको भी आपने नहीं माना, और वैसे लोगों के साथ छेड़छाड़ आप कर रहे, उन्हें उग्रवाद की तरफ मत धकेलिए। मेरा विनम्र प्रार्थना है उसकी ताकत को समझने की हम कोशिश करें, उनकी मानसिकता को समझने की कोशिश करें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, इसी बात को दोहराया था कि यदि आप इस देश में डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, कि इस देश में डेमोक्रेसी आए, तो सबसे पहले you learn from the tribal who most democratic people in the world, जिसको उन्होंने जिक्र किया था इस हाउस के अंदर, और कहा था कि उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझने का काम करिए। पेड़ों और जंगलों में रहने वाले लोग मनुष्य से ही सिर्फ अधिकार नहीं मांगते, मनुष्य से ही परमिशन नहीं मांगते, पेड़ पौधों से मांगते। हल जोतने से पहले खेत में जा करके मांगते हैं कि यहाँ अन्नदाता है आप, हम हल जोतेंगे, आपको कष्ट होगा, लेकिन आपकी उर्वरा से मेरा पेट अनाज भरेगा, मेरा उदर भरेगा, इसलिए हमें अनुमति दीजिए। तब वो हल जोतता है और उससे खेती करता है, अनाज पैदा करता है, और उस अनाज से अपना जीवन भरता है। वैसे सरल और सादगी जीवन वो आपने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, और हर तरह से कोशिश की है, सिर्फ एक तरफ से नहीं है। आप एक तरफ ये बजट प्रोविजन किया है कि इतना राशि हम बजट में दे रहे हैं, लेकिन उसको ध्वंस करने के लिए कितना राशि दे रहे हैं इसका हिसाब किताब करिए। उस क्षेत्र में कितना पॉल्यूशन फैलाने का पूरा उपाय कर रहे हैं उसको देखिए। वहां के जो कस्टमरी सिस्टम है उसको तोड़ने के लिए कितना आप खर्चा कर रहे हैं उसको देखिए। तमाम धारा, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन में 10 जगह, चाहे वो आर्टिकल 16 हो, आर्टिकल 164 हो, आर्टिकल 244 हो, 245 हो, सब में आपने इस बात का जिक्र किया है
कि किसी बात के होते हुए भी इसको प्रोटेक्शन देना है, उसको आरक्षण करना है, इनके भावनाओं को, इसके अधिकारों को सुरक्षित करना है। लेकिन उसके ऊपर में आज आप 5th शेड्यूल एरिया में भी कभी कभी चर्चा करते हैं कि उसको छेड़छाड़ करें, क्योंकि उसके माध्यम से आपको मौका नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया समता जजमेंट में आंध्र प्रदेश के मामले पर कि जनजातीय समाज में, क्योंकि जनजातीय समाज जंगलों में जरूर रहता है, पेड़ पौधों के बीच में जरूर रहता है, लेकिन वो गरीब नहीं है। गरीब हमने उनको बनाया है, हमारी व्यवस्था ने बनाया है। जहां भी जंगल है वहां उसका मालिकाना, वहां पर खनिज पदार्थ है। और वो खनिज पदार्थ सिर्फ हल्के नहीं है कि कहीं चूना पत्थर मिलता है, लोहा, सोना, चांदी, अब्र, कोयला, यूरेनियम, सारा चीज अगर आप देखें तो वही जंगलों में मिलता है, जहां आदिवासी और आदिवासी का दिल बसता है, जहां आदिवासी रहते हैं वहीं पर वो सारी चीजें मिलती है। तो ये लोकेशनल बैकग्राउंड, मैंने बैकवर्डनेस जो है वो जंगल होने के कारण नहीं है। वो उनको उनका मालिकाना समता जजमेंट को आपने कभी भी किसी स्टेट को इस बात के लिए ये नहीं किया कि किस ढंग से वो काम करे, किस ढंग से वो करे कि वो उसका अधिकार केंद्रित हो, उसका अधिकार उनको मिले। आपने उसका माखौल उड़ा दिया। वो फैसला ही रहा, वो फैसला का आगे कुछ हो नहीं सका। हम मंत्री जी से ये कहेंगे कि आदिवासी परिवार से ही है, मेरुदंड सीधा करिए और कोशिश करिए कि इन सारे चीजों को कैबिनेट में बोलिए कि इसका पॉलिसी क्या होगा। हिम्मत से बोलिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए, बोले नहीं करेंगे यह काम, क्योंकि आपके ऊपर में लोगों का जिम्मेदारी है। और अगर आप नहीं करिएगा तो आपको भी घुसने नहीं देगा जंगल में, कठिनाई होगी। आज ये स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, इसलिए चर्चा तो बहुत है, लेकिन आप बीच में हमको बोल करके थोड़ा सा ब्रेक मारती है। मैं सिर्फ एक बात का जिक्र करूंगा। एक छोटनागपुर लिटिल नॉन प्रोविंस, एक 1903 में बुक पब्लिश हुआ था, उसका सिर्फ फोटो आपको दिखाना चाहता हूं, इसको आप देखिए। और आज जो फोटो छपी है अखबारों में, उसको भी देखिए कि उसमें कितना बदलाव आया है। और इसमें जो लिखा है उसका थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा कि किस ढंग से यहां पर लोगों ने खेल खेलने की कोशिश की है, जनजातीय चरित्र को बदलने की लोगों ने कोशिश की है। यह बेडली बर्ट अंग्रेज राइटर ने लिखा है 1903 में, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि किस ढंग से यहां पर हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि उन्हें बदल दिया जाए, उन्हें उनके आधार पर जीने का अवसर मिलना चाहिए। और उन्हें यदि उनके आधार पर जीने का अवसर नहीं मिल रहा है तो उसका आज़ादी का मतलब नहीं निकलता। ये तो छपा था परसों के अखबार में, कल के अखबार में। ये है एक झारखंड का दृश्य है, और भी कई प्रदेशों का दृश्य है। 100 साल बाद 100 साल बाद भी फोटो में कितना मेंटेन किया है, उस समय से आज तक मेंटेन किया फोटोग्राफी। और यदि कोई चीज बदलाव लाया है तो आज बदस्तूर उस बात का जा रहे हैं। हम इस बात को कहते हैं कि भाई कोई आदमी यदि अपने मन से स्वीकार करता है कि देश की स्वतंत्रता, देश की सार्वभौमिकता ये कहता है कि स्वीकार करे, लेकिन जिस ढंग से लिखा है इस बुक में, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। देयर इज ओनली वन लास्ट बीट ऑफ स्कैटर्ड रांची ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, the English, German and Roman Catholic missions, which have worked with such a wonderful success over large district in Chotanagpur. All have their headquarters here. 4 Lutheran ministers sent out by Pastor Gostner of Berlin in 1845, where the pioneers of missionaries enterprises. Arriving in Ranchi, they started work among the coals, laboring for 5 years before a single convert was made. 5 साल के बाद एक आदमी को मिला कि वो
कन्वर्ट हुआ। convert. However, once began, their numbers rapidly increased until in 1869, there were about 10,000 native Christians to be found in the district. ये मैंने नहीं लिखा, हमारे खानदान के किसी ने नहीं लिखा, किसी आदिवासी ने नहीं लिखा। ये 1903 में बेडली बर्ट ने इस बात को स्वीकार करते हुए लिखा। वायसराय ने इसमें नोट लिखा है, एक्नॉलेज किया है, और किस ढंग से संस्कृति पर प्रहार हुआ है इसका आश्चर्यजनक। क्या चाहते हैं, वो जंगलों में आवाज नहीं करे तो क्या करेगा। नियोगी कमीशन कई इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चर्चाएं आज हम सारे लोग सुनते हैं। इसलिए आदिवासियों को आदिवासी की तरह जीने का अधिकार मिले, यही कहने के लिए सभापति महोदय आपके बीच में हम खड़े हैं। और यही अंत में यही कहेंगे, चर्चा बहुत सारी चीजों की करनी थी, लेकिन समय की पाबंदी है। आप अगर फिर मुझे मौका देंगे तो मैं अधूरे बात को फिर से कहूंगा। मैं इस समय इतना ही कहूंगा। 5 minutes more you can take. Nobody else will get a chance. मैं सिर्फ इतनी ही बातें कहूंगा। Nobody else will get a chance. You can take 5 more, but then I won't give anybody a chance. Please keep in mind. I had told you first. Our 5 minutes high. You continue. There are other people also who want to say something. सभापति महोदय सिर्फ please. मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। Go ahead. सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतनी बातें कहूंगा कि महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज की बात की थी 100 साल पहले, 1909 में कहा था। उस हिंद स्वराज की जो प्रकृति थी वो जनजातीय जीवन पर आधारित थी। उस जनजातीय जीवन जो आदर्श भारत की कल्पना थी, उसका यदि हम करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार नीड बेस्ड बजट बनाए और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे। ये फॉर्मेलिटी नहीं करे कि मैं राज्यों को पैसा भेज दिया, ये पेपर प्रोग्रेस न दिखाए। ये मेरा सुझाव है। नहीं तो ये पेपर प्रोग्रेस प्रॉक्सी रूलिंग में दिखाई दे रहा है आज के दिन में। ये प्रॉक्सी रूलिंग मोस्ट डेंजरस है। ये बात मैं सुझाव के तौर पर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं हकीकत के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आज जनजातीय समाज में 1000 में से 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, 82 बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं। ये उसकी हेल्थ की स्थिति है। इसके साथ साथ ही उस जो बचते हैं उसमें से 126 बच्चे 5 वर्ष की आयु पूरा नहीं करते। वो 5 वर्ष की आयु पूरा करते करते मर जाते। पता नहीं मैं मरते मरते कैसे बचा जो यहां आया हूं। इसके साथ साथ ही जो बच्चे बच जाते हैं, 55% बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। उसमें से जितने बच जाते हैं, ये कुपोषण, ये आंकड़े आपके भारत सरकार के आंकड़े मैं कह रहा हूं, मेरा आंकड़ा नहीं है। और इसके साथ साथ ही बच्चे के कुपोषण की चर्चा, यानी कुपोषण पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। Nothing will go on record. Please बैठिए। यानी कुपोषण का चर्चा पर आपको क्या परेशानी ना देने से परेशानी। Honorable member, please sit down. Let him speak. You sit down. Please. Nothing will go on record. अरे आप ले जा रहे हैं आयरन ओर, आप कोयला ले जा रहे हैं आयरन ओर, आप ले जा रहे हैं। कुपोषण नहीं होगा तो क्या होगा? रॉयल्टी लेना बंद करिए। आयरन ओर कोयला हमको देना। Please बैठिए। आपको कुपोषण की बात नहीं करनी है। Honorable members, please बैठिए, please. आदमी को Please बैठिए. You please sit down. You sit down. You please. I'm on my legs. Please. गरीबों की बात नहीं सुनना चाहते। Please sit down. Please sit down. Nothing will go on record. I said, please sit down. Please. 55 years, 55 साल का हिसाब
please sit down. 1-2 साल शासन नहीं किया है, 55 साल का आपका शासन है। जवाब आप नहीं देंगे तो जवाब हम देंगे। जवाब आपको देना है। 55 साल, 60 साल में 55 साल आपने शासन किया है। जवाब आप नहीं देंगे, हम देंगे जवाब। किसका शासन रहा है? Honorable members, please sit down. 55 साल आपने You are- शासन किया है इस देश में। Honorable members, जवाब आप दीजिएगा। दर्द भी बयान नहीं कर सकते। क्या आदिवासी के एक बच्चे को यह हक नहीं है कि वो अपना दर्द बयान नहीं कर सकते? he is already speaking. You please sit down. स्पीकर सर जवाब कौन देगा? 55 साल उनका शासन रहा है, जवाब कौन देगा? Please sit down. आगे की देश की स्थिति है जिसका जवाब आपको देना है। इसलिए Mr. Munda, just wind up 2 minutes more. Please sit down. You sit down first. You sit down. Please. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, Yeah, please sit down. अध्यक्ष महोदय, Honorable member, just 2 minutes more. ये Please. अध्यक्ष महोदय, उनके कहने से मुझे अफसोस नहीं है, इसलिए कि वो अपने को कह रहे हैं। Just 2 minutes क्योंकि more. 60 साल में उन्होंने जो Please wind बोया है up. वही फसल काट रहे हैं। 60 साल में जो बीज बोया है उसी का फसल काट रहे हैं। Please wind up इसलिए and मुझे उनके बात का कोई address to the मतलब chair, नहीं। please. अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य की स्थिति ये है, 55% कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और उसके अलावा जो बचते हैं वो बेगारी बेरोजगारी में भटकते हैं, बंधुआ मजदूर के रूप में। दिल्ली में पूछिए कितने लोग, कितने घरों में हैं काम करने वाले, कितने लोग हैं, ढूंढते हैं आप? दिल्ली के अंदर में काम करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। please. तो ये है हेल्थ का सीन। You can't guide the house. You can't guide You the please house. sit down. You sit down. You please sit down. इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं I already told him. मैं Please, शिक्षा पर कहता हूँ, Mr. Munda, address to the chair, please. शिक्षा पर कहता हूँ अध्यक्ष Just महोदय, 1 minute more. कि शिक्षा पर इतना सारा स्टैटिस्टिक आया है, सिलेक्टेड एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स में आप देखिए, एजुकेशन इन इंडिया में देखिए, एजुकेशनल एनुअल रिपोर्ट 2001-2 में देखिए, जनगणना 2001 में देखिए, ये सारी चीज़ें दिखाती है कि आदिवासियों की वास्तविक स्थिति को अपने 60 वर्षों में कहाँ पहुँचाए हैं। आप बहुत ऊंचे आवाज़ में बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग तो धीरे वाले हैं, आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। Please आप wind बोलिए, up now. लेकिन सच I'm तो calling है, next man. सच तो आपके आंकड़े ही बोल रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत क्या है, ये तो आपके आंकड़े कह रहे हैं। Shri Shailendra Kumar, please get ready. Just wind up. No, 1 minute more, please. Just conclude. Please conclude. बात मैंने कह दी, अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका समय लूंगा कि जो आर्थिक स्थिति है, गरीब नहीं है सारे जगहों में। Please wind up now. You had so much time. Please, no more. सर, ओनली फ्यू। Please, सभापति 1 महोदय, minute. ये जो आर्थिक स्थिति है उसके एरिया में सारे लो अवयस्क खदान सारी चीजें हैं, लेकिन वो धूल फांक रहा है। बॉक्साइट में, मांस में, काला हंडी धूल फांक रहा है। आयरन ओर में उड़ीसा और झारखंड धूल फांक रहा है। कोयला में धनबाद धूल फांक रहा है। ये सारा आदिवासी धूल फांकने के लिए है। संथाल परगना धूल फांक रहा है और उसकी जमीनें यदि जा रहा है तो 16 रुपये डिसमिल, ये उसकी वास्तविक स्थिति है। इसलिए सारे आंकड़े में आपके सामने है कि बीपीएल में सबसे अधिक यदि कोई है तो वो आदिवासी है। सारी संपत्ति, सारे दौलत, प्रकृति का दिया हुआ चीज को संभाल के रखने वाला आदिवासी आज गरीबी के हालत में जी रहा है। इसलिए सभापति महोदय, इन लोगों को कहिए समझ लो। Now wind up, please, Shailesh Kumar. आग में जलेंगे। आपने सभापति महोदय, You get up here. Please, Shailendra Kumar, please. You will not be able to wind up. Please, I gave you time. You start here. Nothing will go on record now. Please.